बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजरे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ साथ जी आज अल्लाह ताला का शुक्र है 20वां रोज़ा है और आज से सब लोग एतकाफ़ पे भी बैठेंगे। तीसरे अशरे का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। माह मुबारक किस तरह तेज़ी से गुजर रहा है, दिन किस तरह तेज़ी से गुजर रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। खैर दुआ है आप सब लोगों के लिए, आप भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह की मग़फ़िरत भी फ़रमाएगी। आने वाला अशरा जो शुरू होगा कल से, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। हमने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलना है और इसके साथ साथ हमने ख़बरें भी शामिल करनी है। हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। आज स्पेशली हम डीजी औकाफ़ साहब को इनवाइट अपने शो में किया है। मसाजिद में इंतज़ामात, सेक्रेटरी औकाफ़ हमारे साथ होंगे। इससे रिलेटेड हमने सारे इंतज़ामात डिस्कस करने हैं और इसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ जो कि आप लोगों के साथ हमने डिस्कस करनी है वो आगे चल के शो में ज़रूर हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन बर्थडे जिनकी है वो भी थोड़ा वेट कर रहे होते हैं। 11:05 पर इंशाल्लाह वो भी सेगमेंट करेंगे। अभी आ जाते हैं आज की खबरों की तरफ। खबरें क्या हैं? साफ पानी सीवरेज का प्लान, वासा को खिदमत का इदारा बनाएंगे वजीर आला। महंगाई की रफ्तार तेज, ओपन मार्केट में चीनी 125 रुपए किलो हो गई। मुफ्त आटे की फराहमी, हर ट्रकिंग पॉइंट पर 6 से 8 काउंटर कायम। और मसला वहीं का वहीं, तहाइफ कौन ले गया तोशा खाना, 1947-2001 तक का रिकॉर्ड तलब। वेलकम बैक वंस अगेन। खबरों की तफसील की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और अब्दुल हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। रोजे अच्छे गुजरे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौसम वैसे चेंज होना शुरू हो गया। नहीं, रोजे तब भी अच्छे गुजरेंगे और ख़ासकर वो जो आखिरी घंटा होता है वो हमारा इसलिए अच्छा गुजर जाता है कि हम मेंटल हॉस्पिटल में तारी करते हैं, तो वहाँ पे वो कोई लाइनें सीधी करा रहा है, कोई देगें लगा रहा है, तो उनको उस वक्त टाइम का एहसास कम से कम हमें तो नहीं होता। असर की नमाज के फौरी बाद मगरिब कब हुई उसका वक्त का एहसास खत्म हो। तो इसी सबसे मुश्किल मरहला जो है वो वही होता है आज जो हमारी मसरूफियत में गुजर जाता है, तो वो ज़बरदस्त लगता है। मसरूफियत और साथ साथ तारीख के खास तौर पर कितना सवाब आप समेट लेते हैं। रोज़ा रखने का अलहदा से सवाब है और ये एक खिदमत करके एक अलहदा से सवाब है। तो अल्लाह ताला ये भी काविश आपकी कबूल फरमाए। अच्छा जी, आ जाते हैं पहली खबर की तरफ। साफ पानी सीवरेज का प्लान है और वासा को खिदमत का इदारा बनाएंगे। बहुत मुश्किल है ये निगरान वज़ीर आला साहब पर अज़्म है। शहर में साफ पानी की फराहमी, सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब, वासा की रिस्ट्रक्चरिंग और इस्तेदाद कार बढ़ाने की हिदायत जारी की गई हैं। आमिर भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला का ये दावा जो है कि वो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे और वासा को कोई ऐसा अदारा बना देंगे जो अवामी खिदमत का अदारा होगा, जहाँ पे मसाइल ही मसाइल हो। ये नहीं होगा। आपने वो पंजाबी की कहावत राव ने भी सुनी कि शायद आपने पता नहीं सुनी कि नहीं, खूह खाते, वो कहते हैं फलाना कम खूह खाते ना। ये आपको पता है खूह खाता है क्या? आप जितना मर्जी करते जाएं। नहीं, ये एक सरकारी दफ्तर के बाहर एक अफसर ने ये सोचा कि ये पानी का एक कुआं होना चाहिए ताकि जिसको प्यास लगे उसको दे। अब उसने कुआं खोदने का कह दिया। अब उसके ऊपर वो टेंडर शुरू हो गए, फिर उसके बाद उसके ऊपर डोल कौन सा होएगा, फिर उसके ऊपर जाली कौन सी, वो करते करते वो कुआं क्या खुदना था, वो जो मीटिंग्स के बजट थे वही करोड़ों अरबों में पहुंच गए। तो अब ये कहा जाता है कि वो जो भी चीज़ है वो खूह खाते यानी उसी कुएं के खाते में डाल दो। ये पैसा जो खर्च हुआ है ना, ये इसका हिसाब क्या देना, इसको डालो कि कुएं की मीटिंग हुई थी। तो ये सारा खूह खाता है, कुएं का ये काम है जो कि कभी मुकम्मल नहीं होना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, आज मैंने सुबह गुजरते हुए इसकी तस्वीर, मैं रोजाना 3.5 किलोमीटर ज्यादा सफर करता हूँ जाते और आते हुए। क्यों? वो टीन लगा के इन्होंने बंद किया, इन्होंने पाइप डालना था नाले पे और वो ऐसे बुजदार दौर का वो काम शुरू हुआ है। आप मुझे बताएं, मेन मुल्तान रोड उसको आपने खारक नाले से बंद कर दिया। आयशा को तस्वीरें भी शायद आपने, ये तस्वीरें मैंने दी हैं उसको, ये देखे टीन लगा के ना बंद कर दिया। 3.5 किलोमीटर में ज़्यादा सफ़र करता हूँ जाते हुए आते हुए, यानी 7 किलोमीटर मुझे ज़्यादा पड़ता है। इस महंगाई में, इस पेट्रोल में कोई हुकूमत हमारी सुनने को तैयार नहीं है। यानी बुजदार साहब के दौर में शुरू हुआ, वज़ीर आला वो आए परवेज़ इलाही साहब, वो भी नहीं सुने। अब निगरान वज़ीर आला है,
अब भी वो काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, पानी की फराहमी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है इकबाल और मुल्तान रोड के जंक्शन पर काम हो गया, वो उसका मलबा जो है वो उसकी तस्वीरें भी साथ हैं, वहीं का वहीं पड़ा है, ऐसे ही है, कोई उठाने वाला नहीं है उसको, वो किसी को पता ही नहीं ये मलबा है किसका। तो अब हर चीज क्या सीएम साहब करें? नहीं, मुझे नहीं पता सीएम करें या ना करें, मुझे तो अपना रोना है ना। मुझे तो आज की ये खबर है कि ये साफ पानी सीवरेज का प्लान नजर नहीं आ रहा, अब ये चीजें भी करना क्या सीएम साहब का काम है? नहीं, सीवरेज के प्लान का ही मसला है ना। देखें, ये सीवरेज का प्लान था ना कि नाले को अंडरग्राउंड किया जाएगा, इतने माह हो गए वो काम खत्म होने को नहीं आ रहा। वो कौन से, जहाँ 100 दिन में ये फिरोजपुर रोड के ऊपर ब्रिज बन गया था मेट्रो का, अगर 10 माह सब याद है, 10 माह में बन गया, 100 दिन में, 100 लिखा हुआ है इसके ऊपर, इतना बड़ा बोर्ड लगा, रोज मैं तारीख के लिए जाता हूँ। 100 दिन में मुस्लिम टाउन वाला जो प्रोजेक्ट था वो बनाया, मुकम्मल हुआ था, जो लगा वो विल है वहाँ करके दिखाते हैं, जहाँ हम गरीब लोग रहते हैं, जैसे हम लोग, क्योंकि लाहौर में पहला वो था मुस्लिम टाउन वाला जो तवील ब्रिज था। रासफ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सब्जाजार से घूम कर जाता हूँ, वो भी रोड बन रही है। मैं अगर ये पीको रोड है मुल्तान रोड पे, मैं बेशुमार अफसरान को ये कह चुका हूँ, अपने कमिश्नर को, एलडीए का जो चेयरमैन भी है उनको कह चुका, फिर वो जो उस दिन आए थे एलएमसी के लाहौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एमसीएल के, वो क्या नाम है उनका, अली बुखारी, उन्होंने कहा जी मुझे वीडियो भेज दी, रोड उखाड़ दी, बनाने का नाम नहीं ले रहे, और 6 माह हो गए। अब दोनों रास्तों से इतनी ख्वारी है, अब अपना रोना कहाँ रोई जाके, मुझे बताएं। अच्छा, आप कहते हैं जी हर कोई काम तो वज़ीर आला ने नहीं करना। अब आप अच्छा देखिए आमिर भाई की ये जो दास्तान पूरी बयान की आपके सामने, ये इनका मसला नहीं है, ये वहाँ पर कोई, अगर मैं एक अंदाजे के मुताबिक बात करूँ तो कोई 10,000 घर हैं मरगज़ार और आसपास की जो आबादियाँ हैं, मिनिमम 10,000 होंगे एक मुताद अंदाजे के मुताबिक, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है, हालांकि साथ में गुंजान आबादी है। इसका मतलब है तमाम जो बासी हैं, ये उनकी तकलीफ़ रहे तौर पर आमिर साहब ने यहाँ पर बड़ी तफसील के साथ बयान किया, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर हमने तो उल्टी गंगा बहती हुई देखी है कि पानी के नाम पर इनका अगर बजट आप चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा लगेगा कि इतने पैसों में तो लहरें बहरें होनी चाहिए। सैनिटेशन का जो सिस्टम है वो बड़ा मैं तो आने वाले वक्त में ये बाज़गश्त सुन के बहुत परेशान हूँ कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत कम होती जा रही है। वो ये हमारे एक्चुअली मसाइल हैं। देखिए अब जो लेटेस्ट मैं कल परसों कहीं देख रहा था कि वो 1100 फीट पे चला गया है। एक वक्त था कि ये 500 फीट पे पानी था, 400 पे था, और आज उसकी वजह यह कि हमने अपने जो शहर के करीब रेजरवायर का, वाटर रेजरवायर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो चलता हुआ दरिया रावी था, हमने उसका जो अशर किया उसको एक ड्रेन में हमने तब्दील करने में सब ने अपना किरदार अदा किया। इसमें अब 70 साल में आप किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, किसी एक ने भी कोशिश नहीं की कि कम से कम जो वाटर रेजरवायर हैं उनको बढ़ाया जाए। फिर बारिश का पानी सेव करने के हवाले से बाईलॉज मौजूद हैं कि आपने अपना अगर घर बनाना है 10 मरले का तो आप पाबंद हैं वाटर टैंक बनाने के, ताकि पानी जो आपके घर की छत पे आए बारिश का कीमती पानी वो ज़ेरे ज़मीन आपके पास स्टॉक रहे, आपके इस्तेमाल में लाया जा सके। और इसी तरह से पूरे शहर में देखें वही पानी हम फिर सीवरेज के ज़रिए, नालों के ज़रिए वही पानी ज़ाया होता है। और वाटर टैंक्स 2 या 3 शायद बने हैं, ज़्यादा जगह पर बनाने का प्लान उन्होंने किया था, वो फिर वहाँ पर ब्रेक लग गई। और वासा वहाँ पर, अच्छा वासा के हवाले से, वासा को हम कंपेयर करते हैं कि वासा का काम है सैनिटेशन और पीने का पानी मुहैया करना, लेकिन आप हर रोज़ आपकी कम से कम किसी 1-2 इलाकों की तो ज़रूर, मैं भी देखता हूँ कि हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स के पानी पीने का जो पानी है उसमें सीवरेज मिला पानी आ रहा है, उसमें मतलब कोई नोटिस नहीं लिया जाता। और एक वक्त था कि जब हम इसी तरह से कोई खबर किसी एरिया की देते थे तो पूरी सब डिवीज़न को वक्त पड़ा होता था उस वक्त, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ऐसा बजट हो गया है बिलियंस का, लेकिन कारकर्दगी हो गई है 0। अच्छा, खूह खाते वाली मिसाल, इससे बेहतर कोई मिसाल शायद हो भी नहीं सकती कि खूह खाता ही है कि इनकी तमाम तर स्कीम्स और फजिंग इतनी ज़्यादा है स्कीम्स में। एक एरिया में हम देखते हैं कि 10-10 मरतबा जो पाइप हैं वो डल जाएंगे, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर 1 मरतबा भी नहीं। तो ये इस तरह का सिस्टम इसमें राइज, और ये अरसा दराज से इसकी यहाँ जितनी मर्जी कोशिश कर ले, खिदमत का इदारा बिल्कुल ऐसा इदारा ही, बिल्कुल ऐसा ही इदारा था तुर्की में, इसका नाम था
जो पानी फ्राहम करे सैनिटेशन से मुतल्लिका जो इदारा है उसका नाम है इसकी। मैंने उसकी इमारत देखी तो मैं समझा किसी में वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी में आया हूँ या इस तरह के इदारे होते हैं। और 90s की दिहाई में वासा उससे बहुत बेहतर था इसकी से। और इसकी को वहाँ पे इस्तांबुल में दरिया और समुद्र के किनारे शहर है और वहाँ पर पीने का पानी नहीं था। आखिर उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि 5 साल में हर घर में पीने का पानी भी गया, इस्तेमाल का पानी भी पहुंचा। तो उस इदारे को रीस्ट्रक्चरिंग से मैं ये रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, गुलबर्ग में इनका हेड ऑफिस वासा का गुलबर्ग में साथ में वहाँ पानी जमा रहता है, बारिश हो जाए तो पानी जमा रहता है। और इनका जो डिस्पोजल स्टेशन है, मतलब इनका प्लान बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा हमारे यहाँ नहीं कि आए 5 साल हुकूमत की, मुल्क का बेहतर हुई तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेड़ा गर्क हुआ और उसके बाद फिर चल दिए। और यही उसकी रिफ्लेक्शन हमारे इदारों में भी नज़र आती है। हालांकि जो इस वक्त MDs है वो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और बड़े बड़े अरसे से वो उनकी सर्विंग है, लेकिन हम देखते हैं कि सैनिटेशन के इश्यूज़ के ऊपर जो कमांड होनी चाहिए थी एक सीनियर ऑफिसर की, वो नज़र नहीं आती। आपके सामने सिर्फ एक इलाके की बात की है, इसके अलावा फिरदौस मार्केट, पानी की हम बात कर लें, फिरदौस मार्केट, लाल शहबाज कलंदर अंडरपास, हर दूसरे दिन मुझे वहाँ से फुटेजेस जैसे आ रही होती हैं कि वो अंडरपास को बने हुए भी अब इतना अर्सा हो गया, 2 साल हो गए, और उसके बाद से अभी तक वहाँ पर सैनिटेशन के जो इश्यूज हैं, मस्जिद के सामने पानी है। आमिर भाई मुझे ये बता दें, साफ पानी, पीने का पानी, नलकों का पानी तो कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, पीने के काबिल नहीं है। सो मुझे ये बता दें कि हम किस दौर में पानी खरीद के पिएंगे। अच्छा, ये पूरी दुनिया में अब ये बॉटल वाटर जो है इसका रवाज हो गया और ये नलके का पानी जो है साफ तो इसलिए नहीं रहा। मैं बताता हूँ कि वो असल में पाइपलाइंस जो थी वो अंग्रेज दौर की थी। आपको शायद अंदाज़ा होगा जब ये फिरोजपुर रोड के साथ रोड बनाने के लिए उखाड़ी गई तो उसमें से वो पुराने पाइप्स निकले जो अंग्रेज दौर के आज भी काम कर रहे हैं। उन्हीं पाइप्स में वो गंदा पानी वो हो गया क्योंकि वो ख़राब हो गए, उनको बदलने की ज़रूरत थी, बदला किसी ने है नहीं। वासा में सियासी भर्तियाँ और ये पिछले दौर में तो इतनी सियासी भर्ती हुई कि उनको सिर्फ जलसों में जाने के काम आते थे वासा के मुलाजिम। और मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। वो रैलियों में जाने के लिए गुलबर्ग से ट्रक्स चलते थे, वासा की गाड़ियाँ चलती थी, उसमें वर्कर बैठाए जाते थे और वर्कर लेके जाए जाते थे। ये पिछले दौर में जो दौरे इमरानी गुजरा है हम पर, उस दौर में यही काम हमने वासा के देखा। तो वासा के ज़िम्मे कोई काम नहीं। आपको याद होगा बचपन से ये सुन रहे हैं, मैं भी बचपन से मेरा ख्याल है सुन रहा हूँ ये बात कि नेट मीटरिंग वासा लगाएगी। वो जापान से मुआहदा हो गया, कोरिया से मुआहदा हो गया, चीन से मुआहदा हो गया, पता नहीं किस किस मुफ्त जो मुफ्त दे दे। ये अगर निगरान वज़ीर आला इनकी रिपोर्टों पे रहेंगे तो ये ना ये काम हो सकेगा। ये डे बाय डे इनसे पूछने का काम है। ये रिपोर्ट सारे महकमों ने बनाई होती है और सारे महकमों ने जहां आवे का आवा ही बिगड़ा पूछेंगे तो वो कहेंगे खूह खाते, वो पैसा जो है वो खूह खाते जाना है। ऐसे ही है। चले खैर, कोशिश तो की जा रही है, अब आगे आगे इस पे आखिरी कमेंट में कर दूं कि इसको जब तक डीपोलिटिसाइज नहीं करते ना आप इदारों को, तब तक इदारों की हालत बेहतर नहीं होगी। किस इदारे को करेंगे? इसमें यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक आप नहीं करते तब तक आपको इसी तरह की हर तरफ यही हम बोलते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे और बर्बाद होगा पैसा। सर यूनियन खा गई, लेस्को खा गई, रेलवे खा गई, तो कह रही हूं ना, वासा खा गई, कौन सा अदारा जो यूनियन ने नहीं खाया? बिल्कुल ऐसे ही है। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और आई डोंट नो कि हम इस खबर को क्यों बार बार डिस्कस करते हैं, इसका क्या है, जब मसाइल जूं के तूं रहने हैं। और अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे चीनी महंगी हुई है और कल आमिर भाई बता रहे हैं कि जहाँ पे अफ्तारी कराई जाती है वहाँ पर मुफ्त चीनी भी लोगों में तकसीम की गई, तो रश कितना ज़्यादा था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग मजबूर कितने हैं। अब ये महंगाई की दुहाई हर रोज़ हर टीवी चैनल पर, हर आप कहीं पे भी रोड पे चले जाएं माइक लेकर, लोग इस कदर परेशान हैं, इस कदर परेशान हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप आटा ख़रीदे बगैर नहीं आपका गुजारा हो सकता, चीनी घी ऑयल के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। किधर जाएं आमिर भाई, लोग कहाँ जाएं? लोग वाकई बड़ी परेशानी है। मैं आपको बताऊँ, ये तो एक सिर्फ चीनी की बात है, आटे का आपने जिक्र किया तो लोग रोटी खाने से परेशान हैं। चलो चीनी के बगैर भी मैं समझता हूँ गुजारा हो जाएगा, हालांकि रमज़ान में नहीं होता आपकी बहुत सारी। और इस ईद को तो जो आने वाली ईद है आज से 9-10 दिन के बाद, उसको तो कहते हैं मीठी ईद है। लोगों की ज़िंदगी में से मिठास चुराई गई
और चुरा कर अफगानिस्तान भिजवाई गई। आपके सामने है कि एक फ्लोर मिल के अंदर से 23,000, 40,000, 35,000 बोरी चीनी पकड़ी गई और अभी तक वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो कई लाख टन चीनी जो है स्मगल की जा चुकी है। तो ये जो माफिया है इसके खिलाफ पंजाब हुकूमत को अब उठ खड़ा होना चाहिए। कुछ ये माफिया ये काम करता है जो स्मगल कर देता है, और कुछ ये हमारे यहाँ के ट्रेडर्स हैं वो भी। क्या ऑयल माफिया नहीं है? माफिया है, सारा हाथ नहीं है, किस किस को कंट्रोल करेंगे? जैसे ही रमज़ान आया, यकम रमज़ान हुआ तो उन्होंने मुझे कल एक बता रहे थे ताजर कि उसी वक्त चीनी की कीमत में और आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। अब मुझे बताइए गवर्नमेंट ने कुछ तो कोई पॉलिसी बनाई होगी कि इसको कैसे प्राइस। अच्छा, मुझे राव साहब से पूछने दें, इंतजामिया कितनी एक्टिव है? ये जो महंगाई हो रही है, खुद साख्ता महंगाई इस पे की जा रही है, आप जहाँ मुफ्त चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से तो चलें लोग फ़ायदा उठा ही रहे हैं। सफ़ेद पोश लोग जिन्होंने जाके मार्केट में चीज़ें खरीदनी है, हर रोज़ सब्जियाँ महंगी, आटा हर जगह अपनी कीमत में मिल रहा है, चीनी के हालात, इंतज़ामिया ड्यूटी दे रही है? देखिए, कल या परसों मैंने एक वो मीम भी देखी इस हवाले से कि एक बड़ी ज़बरदस्त बनाई किसी ने कि मेरे लिए दुआ करना, मैं ग्रोसरी की खरीदारी करने जा रहा हूँ। तो ये हालात हैं। अब जो चीनी पे पहले बात कर लें बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सारी ज़िंदगी हमने यही समझा कि जो शुगर मिल्स माफिया है ना, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग माफिया और ये सारा कुछ। लेकिन प्रीवियस ईयर जब बीट्स की रीशफलिंग की तो मेरे पास जिम्मेदारी आई ये मार्केट्स को देखने की। तो मैं चीनी के हवाले से बात अपने समझने के लिए किसी से जो अकबरी मंडी के बड़े ट्रेडर्स उनके साथ बात कर रहे हैं तो पता चला कि ये व्हाट्सएप माफिया है बेसिकली, जो व्हाट्सएप पर चीनी को फरोख्त भी करता है, ट्रेड करता है। और आपको लगेगा कि मार्केट में आप बहुत अरसे से सुना रहे हैं कैसे चीनी पे सट्टा होता है, कहाँ होता है, सबको पता है। कंट्रोल किसने करना है राव साहब? देखिए सुने, पूरी बात करने देंगे ना फिर आपको अंदाजा होगा। ये बहुत लंबी फहरिस्त नहीं है, ये इनको पता भी है, सरकारी इदारों को भी पता है कि ये सट्टा माफिया है और ये व्हाट्सएप माफिया है जो व्हाट्सएप पर सारा काम ये कर रहा है, सारा बिजनेस कर रहा है। और ये ऐसा नहीं होता कि मार्केट में ऐसे आपको लगेगा कि किल्लत है, मार्केट में चीनी है नहीं। लेकिन मैंने भी ये सवाल किया तो फिर चीनी कितनी है? जी आपके पास अगर 4-5 बिलियन रुपीस हैं तो दें, अभी फाइनल करें, सुबह चीनी आ जाएगी। तो इसका मतलब है शॉर्टेज का मसला नहीं है, मसनूई किल्लत पैदा की जाती है ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास चीनी वाफर है तो क्यों नहीं आप कानूनी ज़राए इस्तेमाल करते एक्सपोर्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट करके आप ज़र मुबादला के ज़खायर में मुआवनत कर सकते हैं। लेकिन ये माफिया बहुत ताकतवर है और ये हमेशा हमने ये तो देखा है, सट्टेबाजों का नाम तो हमने सुना है हमेशा कि ये सट्टेबाज माफिया और ये इस तरह से चीनी को कंट्रोल करते हैं। ये ऐसी फोर्सेस हैं जिसका किसान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका फैक्ट्री के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एक अलग से कार्टल है और इनका मैकेनिज़्म अपना है जिसके तहत ये चलते हैं और रेट निकालते हैं ज़ाहिर है चीनी का। और अभी भी जो चमन बॉर्डर और जो 1-2 और 1100 किलोमीटर के आपका वो बॉर्डर है, और जगह जगह से आपकी चीनी और दीगर जो अशियाँ, आटा, ख़ास तौर पर ये दो जो है वो यहाँ से ब्लैक में फ़रोख्त हो रही हैं। और तीसरी आइटम है आपके डॉलर जो जा रहा है यहाँ से, उसको नहीं रोका जा रहा। अब आपने इंतज़ामिया की जो बात की उसी पे आ जाएँ। ऑब्वियसली इंतज़ामिया क्या कर सकती है कि इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करती है, केन कमिश्नर मौजूद हैं, वो कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन इन कार्रवाइयों को हमने माजी में भी देखा है कि ये मंतकी अंजाम को नहीं पहुँची। अगर ये मंतकी अंजाम को पहुँची होती, कानून के मुताबिक इनके साथ ट्रीट किया गया होता, तो बार बार चीनी, देखिए एक दफ़ा मसनूई किल्लत पैदा करके माल बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर 6 माह के बाद इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। हुकूमतों में भी यही होते हैं राव साहब। और फिर एग्जैक्टली ये बहुत ताकतवर माफिया है और ये हुकूमतों में भी यही है। आटे की कीमतों में इनका बराह रास्त असर है, और जो किसान को जो इमदादी कीमत के नाम पर वो बढ़ाई जाती है, दरअसल उसका फ़ायदा भी किसान को नहीं होता। 12 एकड़ वाले को फ़ायदा नहीं होता, 25 एकड़ वाले को फ़ायदा नहीं होता। वो तो अपने ज़रूरत के बाद उसके पास तो इतना बच्चा ही नहीं है कि जिससे वो पैसा कमा सके। ये बड़े हैं जो किसानों का रूप धार कर जो असम्बलियों में मौजूद हैं लोग, ये इन्हीं को फ़ायदा होता है। खाद पर सब्सिडी मिलती है,
तो फिर भी नहीं कोई फायदा। सबसे ज्यादा पता नहीं गरीब का क्या सबसे बनेगा। ज्यादा मुझे इनको तो फायदा। आपकी बातों अब से मैं आपको मजीद बताऊं, जो परेशानी ये हो रही है। इमदादी कीमत की आपने बात की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इमदादी कीमत की बात की, किसान को जो कीमत मन के ऊपर मिलती है ना इमदादी कीमत, ये लोग वो किलो में से हिसाब से निकालते हैं फैक्ट्रियाँ वाले, यानी उतनी कीमत वो 1 किलो पे बढ़ाएंगे। और ये आप देख लें कि उसका नतीजा क्या है कि दौलत एक जगह मरकूज होती चली जा रही है। स्मगलिंग भी ये करते हैं, होर्डिंग्स भी ये करते हैं, सट्टा भी ये खेलते हैं। कौन सा शरई गुनाह है जो नहीं करते हैं? और फिर इस आस उम्मीद पर उम्रा करने भी जाते हैं रमज़ान के आखिरी दिनों में, अशरा भाई जी कि हम उम्रा करने जा रहे हैं, अल्लाह ने बुलाया तो हम जा रहे हैं। तो भाई अल्लाह ने आपको बुलाया, मेरा ख्याल है आपको सबक सिखाने के लिए कि इंसान के बच्चे बनो। रमज़ान में तो लोगों को सस्ती चीज़ें दो। रमज़ान के महीने में नहीं जो लोग सुधरे आगे क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पॉइंट पर 6 से 8 काउंटर कायम है मुफ्त आटे की फराहमी। अच्छा जी, अब मुफ्त आटे की फराहमी पे बात करें, क्योंकि हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो कि हमेशा इस बात पे होते हैं कि जी इससे बेहतर ये था कि आप हर जगह पे सस्ता आटा फराहम कर देते। राव साहब, अभी तक तो मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, इसके बाद क्या होगा मुझे सिर्फ ये बता दें। इसके बाद वही 25 रमजान तक सियासी फिक्रा बोल दें, दमादम मस्त कलंदर होगा। 25 रमजान तक ये सहूलत मौजूद है। 25 रमजान के बाद जो आटे की सूरत हाल होगी वो बहुत खौफनाक होगी, और खौफनाक इस सेंस में होगी कि आपने 6 माह कबल ही जो रेट्स आपने 6 माह बाद सितंबर में एग्जीक्यूट करने थे वो आपने आज ही कर दिए। तो यानी 648 का जो थैला है इसको अब आपने 648 पे रखना है, या 200 रुपये या 300 रुपये, जितने भी पैसे बढ़ाएंगे और उसके मुकाबले में आपको सब्सिडी देनी है, तो एक नया नहीं, वो जो 1 माह में लोगों को रिलीफ मिला होगा वो बाद में पूरा कर लिया जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, वो पूरा कैसे हो सकता है वो? अब आपको अगर आपने आगे ओपन मार्केट पे छोड़ना है आपने, तो फिर तो किसी को आटा नहीं मिलने वाला। मैं यही तो कह रही हूँ, बाद में ओपन मार्केट में तो आपने ओपन मार्केट में फिर तो कोई पॉइंट नहीं होंगे। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, फिर ये इनकी चांदी होगी और मसनूई किल्लत पैदा करके आटे का गवर्नमेंट आटा पूरा करने पे लगी रहेगी, और ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए अपना माल बनाएंगे, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इसका वही उसी पैटर्न पे आपको आना है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करके जो एक मुनासिब, जिस तरह से पहले जो ऑलरेडी एक मैकेनिज्म चल रहा था, हमजा शहबाज करके गए थे, फिर चौधरी परवेज़ लाई ने भी किया, इन्होंने कम किया, लेकिन चलता रहा ये सिलसिला। उस मैकेनिज्म के तहत आप मार्केट में आटे की सूरत हाल को स्टेबल रख सकते हैं। आमिर भाई, वक्त अदरवाइज मुझे बता दें ये 1 महीने के बाद गरीब का क्या होगा? नहीं, सारा साल तो गरीब को मुफ्त आटा नहीं मिलेगा, ये तो बात है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडाइज आटा भी दे रही है। मैंने खुद ट्रक देखे हैं, एक तो ये फ्री वाला है, इसके अलावा सब्सिडाइज है। तो इसी तरह से सिलसिला चलेगा। आटे की कीमत सही कह रहे हैं राव, कुछ बढ़ेगी, उस पर कंट्रोल करने के लिए आज की खबर हमारे बैक पेज पे भी छपी हुई है कि गवर्नमेंट ने अभी से काम शुरू कर दिया है, और जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। मेरा ख्याल है को अच्छा हल निकल आएगा, गंदम की क्रॉप आ जाएगी, फसल आ जाएगी, तो सोचने में और समझने में हमें जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और सब्सिडाइज आटा हम गरीब तक पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से ट्रकिंग पॉइंट जो है, मैंने खुद शादमान में देखा है एक ट्रक खड़ा, जिसमें 1145 रुपये शायद लिखा था आटे का रेट। चलिए, अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो, लेकिन मौजूदा हालात नहीं लग रहे। सब्सिडाइज्ड ही 1145। अल्लाह करे हम इन चीज़ों से बाहर निकले और आम आदमी के लिए आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आप सभी लोगों को पता है कि आज 20वां रोज़ा है, और आज सभी लोग फ़र्जंदान इस्लाम इत्तकाफ़ की सादत हासिल करेंगे, इत्तकाफ़ में बैठेंगे। शहर की दीगर मसाजिद की तरह दाता दरबार में, बादशाही मस्जिद में और दीगर जगहों पे बड़े लेवल पर इंतज़ामात किए जाते हैं। जिन लोगों ने इत्तकाफ़ में बैठना है, एक प्रॉपर तरीक़ेकार है जिसको फॉलो किया जाता है, दरख्वास्तें जमा कराई जाती हैं, जिसके बाद स्क्रूटनी होकर फिर 2000 के करीब तकरीबन लोग हैं, वो आगे चल के हम आपको डिटेल में बताएंगे भी। इसके लिए इंतज़ामात कैसे किए जाते हैं, और इसके साथ साथ ताक़रातों के हवाले से खुसूसी इबादात जो लोग करने जाते हैं, ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र क्या क्या इंतज़ामात किए जाते हैं दाता दरबार में, दीगर मसाजिद में, और दीगर हमारे जितने मज़ारात हैं वहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ सेक्रेटरी औकाफ पंजाब मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने शो में उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले आज जो दाता दरबार में इत्तकाफ़ का इंतज़ाम हुआ, कुछ उसकी डिटेल्स बताइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ के हवाले से जो अभी इब्तिदाई आपकी रिपोर्ट है उसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं और मैं यहाँ बतौर ख़ास ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि एतिकाफ़ के हवाले से जो अरेंजमेंट है ये तकरीबन 1 माह पहले शुरू हो जाए। अच्छा। एक प्रेस्क्राइब परफार्मा है जिस पर एक ज़ायर जो मोतक़िफ़ होना चाहता है वो उस पर एप्लीकेशन देता है, उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसके साथ नथी होती है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है। और आपको पता है 9/11 के बाद सूरत हाल थोड़ी बदल गई है, तो अब ये इसकी स्क्रूटनी के लिए ये स्पेशल ब्रांच में परफॉर्मा जाता है। सही। तो ये आज जितने लोग यहाँ एतिकाफ़ पर बैठेंगे तो ये इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है स्पेशल ब्रांच की तरफ से। सही सही। तो उस बुनियादी मकसद तो यही है कि ये जगह जो हैं ये अमन मोहब्बत वाली जगह हैं, तो यहाँ कोई ऐसा मामला ना हो जिसके सबब कोई रख ना पैदा हो। इबादत के लिए आने वालों के लिए यहाँ दाता दरबार में बिलखुसूस बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं। तकरीबन जो अब तक की तादाद है 1700 है, लेकिन ये 2000 के करीब पहुँच जाती है। ठीक है। जो एतिकाफ़ के लिए बेसमेंट है उसको 4 सेक्टर में तकसीम किया गया है। हर सेक्टर के लिए एक केबिन बनाया गया है। हर केबिन में एक ख़ास तादाद के मुताबिक लोगों की फहरिस्त जो है वो बाहर अवेज़ा कर दी गई है। अच्छा। कि कौन आदमी कितने नंबर केबिन में वो बैठेगा। तो लोग जो हैं चूँकि बहुत ज़्यादा इसके साथ आप अपनी जगह भी चेंज नहीं कर सकते। ये डिसिप्लिन के लिए है। और फिर उसमें सहर और इफ्तार का एहतमाम दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन आज खुद करेगी और वो बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है। अच्छा भी होता है और वाफर भी होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं माशाल्लाह। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पुराने दौर में तो ये होता था कि मोतक़िफ़ के लिए घर से खाने का बड़ा अहतमाम होता था। एग्जैक्टली। अब यहाँ से अगर किसी ने घर भी भिजवाना हो तो वो भी भिजवा सकते हैं माशाल्लाह। वो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत हो जाती है और उसका प्रॉपर मेन्यू होता है हर सेक्टर का। आज इस सेक्टर में ये है सहर और उसमें इफ्तार ये है वगैरह वगैरह। यानी लिमिटेशन भी नहीं है, जिसने जितना खाना है खुला खाना है। और मैं समझता हूँ कि लोग बड़े आसूदगी महसूस करते हैं वहाँ पे। मौसम कुछ अच्छा है कदर, अदरवाइज तो वहाँ चूँकि एयर कंडीशनिंग वगैरह बहुत प्रॉपर है। और इसके साथ जो है ये तो खुर्दनोश है और उनका क़यामत आम है। जो अहम चीज़ है वो चूँकि ये स्पेसिफ़िक है ये अशरा जो है, और ये एतिकाफ़ बुनियादी तौर पर रुकने को कहते हैं, यानी अपने आप को अल्लाह के घर में रोक लेना, ये एतिकाफ़ है। ये मसनून है, सुन्नत मुअक्कदा है। मोहल्ले की मस्जिद में अगर पूरे मोहल्ले से 3-4 लोग बैठ गए तो सारे मोहल्ले की तरफ से ये अदायगी हो गई, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसका बोझ सारे मोहल्ले पे आएगा। ये बहुत अहम बात है। लेकिन अब मैं ये भी समझता हूँ, देखता हूँ कि लोगों के अंदर ये बहुत शौक़ है एतिकाफ़ बैठने का। किसी दौर में ये होता था कि शायद इस तरह की कोई सूरत हाल हो, लेकिन अब तो लोग बहुत वारफ्तगी के साथ ये बैठते हैं। और मैं इसमें एक और बात मेरे लिए हैरत वाली और खुशगवार हैरत वाली है कि इसमें नौजवान बहुत हैं। मैं इस तरफ भी आने वाली थी, कोई एज ग्रुप की लिमिटेशन भी रखी जाती है जब चुनाव किया जाता है? इसमें ज़ाहिर है एक जो हद बलूगत है कि एक ख़ास मेच्योर आदमी जो इन इबादत का फ़हम रखता है और उसमें पूरी संजीदगी रखता है, और वो समझता है कि यहाँ बैठ के जो एक कंसंट्रेशन, जो तवज्जो का इर्तिकाज़ और जो इबादत का हुसूल और उसके लिए जो एक स्पिरिट और जज्बा है, तो यानी बाज़ जगह पर या बाज़ औक़ात इसमें कुछ गैर संजीदगी भी आ जाती है। तो इस इबादत में इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इसका एहतमाम फरमाते रहे मदनी दौर में, और 10 रोज़ का एतिकाफ़ करते थे। और आखिरी जो रमज़ान था आपका, तो आपने उस साल 20 रोज़ का एतिकाफ़ किया। सही। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्या कोई इस तरह के लिमिटेशन है कि इर्द गिर्द के रिहायशी लोग जो हैं वही दाता दरबार एतिकाफ़ पे बैठ सकेंगे, या शहर लाहौर में ही जो लोग रहते हैं? मेरा ख्याल है पूरे पंजाब या शायद पूरे पाकिस्तान से लोग होते हैं। अच्छा। असल में ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक सिग्निफिकेंस है इस मिज़ार की। एक तो है एतिकाफ़ बैठना, वो किसी भी जगह पर बैठ जाए। फिर दाता दरबार जिस तरह बर्रे सगीर के अंदर एक मोतबर जगह है दीनी हवाले से, इल्मी हवाले से, और फिर अपनी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो लोग बहुत शौक़ करते हैं, बहुत तरद्दुद करते हैं यहाँ आने के लिए। अगर कहीं किसी को कोई चांस ना बन रहा हो तो वो इसके लिए अप्रोच भी करता है, सिफारिश भी करता है कि जी मैं बैठना चाहता हूँ। तो
बहुत बड़े बड़े लोग बहुत गुमनामी में आकर बैठते हैं। तो ये एक यहाँ का बड़ी कदीम रिवायत है चिल्ला कशी। अच्छा, इसके अलावा बड़ा इज्तिमा क्या बादशाही मस्जिद में होता है? बादशाही मस्जिद में भी एक कसीर तादाद है, प्राइवेटली बहुत सी जगह हैं जहाँ होते हैं, लेकिन बादशाही मस्जिद का एक अपना फ्लेवर और एक अपना ज़ौक़ और एक अपना टेस्ट है। कुशादगी है, खुला एरिया है, और इफ्तार के वक्त जो सहन के अंदर जैसे दस्तरखान रास्ता होते हैं तो उसका एक अपना हुस्न है और जाज़बियत है। और मैं समझता हूँ कि आदमी तज़किया और तहारत के लिए, बालिदगी के लिए, रूह की पाकीज़गी के लिए ये 10 दिन एक ऐसे हैं। और इसमें मैं बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सारी ज़िंदगी और फिर उसमें रमज़ानुल मुबारक, और रमज़ानुल मुबारक में भी ये 10 दिन है। इसके बारे में हदीस शरीफ है कि आप इस अशरे के आगाज़ पर इबादत के हवाले से अपनी कमर कस लेते थे। ये लफ्ज़ है हदीस शरीफ, शदवा मी ज़ाराहू, और यानी इस कदर मुस्तैद हो जाते थे कि, और इसमें सबक है हमारे लिए कि अगर गुज़िश्ता 2 अशरों में इबादत के हवाले से, रमज़ान के एजाज़ और वक़ार के हवाले से हमसे वो प्रोटोकॉल जो इस माह का था हम कहीं बजा नहीं ला सके, अब इबादत में कहीं कोई कमी कोताही हुई है, तो फिर इस आखिरी अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ये है कि हम अपनी तवानाई और ताकत को भरपूर तरीके से इबादत के लिए मुख्तस करें। और वैसे तो ये है कि आपने जब आम रमज़ानुल मुबारक जब शुरू हुआ तो इसकी इब्तिदा में फरमाया, बड़ी दिलचस्प बात, आपने फरमाया अपने ज़ेर दस्तों के काम में तखफीफ कर दो, यानी अपने कलीग्स और अपने साथी और आपके जो लोग आपकी डिस्पोजल पर हैं उनको थोड़ी सहूलत दें, ताकि वो एक तो उनका रोज़ा अच्छा गुजरे और दूसरा वो इबादत को तरजीह दें। और आज खुद फरमाया कि आप अपने कामों में भी थोड़ा सा लोड कम करके अपने आप को ज़्यादा मुनहमिक रखें अल्लाह की बारगाह के लिए। तो ये मैं जो फरमान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कि आप मुस्तैद हो जाते थे, हालांकि आप तो हमा वक्त अल्लाह की बार। और दूसरी जो हम बात आपने जो हदीस शरीफ है कि वो पूरी रात क़याम करते थे। और तीसरी अहम बात इसमें यह है कि आप इसमें इस अशरे में अपने अहले खाना को भी इसमें शामिल करें। यानी आप तहज्जुद के लिए उठते थे और हुक्म भी ये है कि आप तहज्जुद के लिए उठें तो आहिस्तगी से उठें। ये नहीं है कि आप रात को 2 बजे अगर आँख खुल गई है तहज्जुद के लिए तो फिर सारे घर को धर्म भरम कर लें। ये हमारा दीन है, उसकी मुआशरत है। लेकिन इस आखिरी अशरे में ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि आम दिनों में आप बहुत आहिस्तगी से दबे पाँव बड़ी नरमी से उठते थे, पानी चादर कोई चीज़ उठानी होती ताकि पता ना चले, ताकि कोई किसी की नींद ख़राब ना हो। लेकिन इस रात में आप अपनी अज़दवाज मुताहरात को, फैमिली को, ख़ानदान को, अहले बैत अतहार को इसमें शामिल होने की ताकीद फरमाते थे। और सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि किसी को ये सातें अल्लाह के रसूल के साथ मुयस्सर आई हों। और फिर घरों में मैं समझता हूँ ये भी बहुत बरकत वाली बात है कि अगर कुंबे का सरबरा वो लीड कर रहा हो, ये लीडरशिप सिर्फ शॉपिंग के हवाले से नहीं, यानी ये लीडरशिप इन इबादत के हवाले से हो, तो घरों के अंदर फिर इसकी जो रूहानियत है, जो कैफियत है, वो मुख्तलिफ। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे बता दीजिएगा, आगे ताक रातें भी आनी हैं, उनके लिए भी स्पेशल इबादत का क्या दाता दरबार में, दीगर मसाजिद में तमाम किया जाएगा? और क्या इत्तकाफ़ की वजह से उसमें कुछ लिमिटेशन तो नहीं की जाती, सिक्योरिटी रीजंस के कम ज़ायरीन आए? नहीं, ऐसा नहीं है, और आप रोक भी नहीं सकते किसी को। मस्जिद में आने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। और मैं यहाँ बहुत खुसूसियत के साथ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जो स्पेशली दादा दरबार के हवाले से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उसमें एक रीमॉडलिंग है भाटी चौक की, कि जो आ रही है ट्रैफिक कचहरी की तरफ से, ये जब दादा दरबार के आगे से गुजरती है तो यहाँ बड़ी कंजेशन हो जाती है। एग्जैक्टली। रीमॉडलिंग का जो अब टीपा और कमिश्नर लाहौर और औकाफ इन सब ने मिलकर जो एक डिज़ाइन तैयार किया है, उसके मुताबिक ये है कि ये सारा एरिया पैदल चलने वालों के लिए हो, पेडिस्टेरियन। दैट्स ग्रेट। जैसे आप लिबर्टी में जाते हैं और थोड़ी आपको फ़रत और कुशादगी का एहसास होता है, तो इस रीमॉडलिंग से ये होगा कि एक तो कार पार्किंग जो है वो एक्स्ट्रा मुयसर आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक कार पार्किंग जो दाता दरबार की अपनी है, जो बेसमेंट में है, वो चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल ऑर्डर किया है, जिसके तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने उसको खोलने के लिए जो ज़रूरी अरेंजमेंट हैं वो करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और ये तकरीबन 12 साल के बाद हो रहा है। और मैं ज़ायरीन की तरफ से मैं इस पर बहुत शुक्रगुजार भी हूँ
कि एक वो पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी और एक फिर ये सारा एरिया जिसको गंजबख्श रोड कहते हैं, करबला गामी शाह से लेकर दादर दरबार के आगे तक, तो ये पेडेस्टेरियन भी होगा और इसमें एक ख़ास पार्किंग भी बना दी जाएगी। सही। और ये जो ट्रैफिक है रीमॉडलिंग का ये जो स्केच है ये फिर बाटी चौक से होकर टकसाली की तरफ गुजरेगा। तो इस बात का मकसद एक तो इस बात को एक्नॉलेज करना कि ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जिसमें ज़ायरीन के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, और दूसरा ये है कि जो आने वाले ज़ायरीन होंगे इस वक्त भी उनके लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट हैं, सिक्योरिटी के, सफाई के, लंगर के। रात को किसी को इस खदशे के पेश नज़र वापस जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि सुबह सैरी करनी है, तो सैर के लिए बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं गुज़िश्ता जो इफ्तारी थी वो मैंने दादर दरबार की, वो मंदिर इतना खूबसूरत के लोग इस कदर आसूदगी से आराम से बैठे हैं। तो यानी सहर इफ्तार का इंतजाम ज़ायरीन के लिए सहर इफ्तार का अरेंजमेंट जो भी वहाँ आएगा, जो भी करना चाहेगा उसके लिए मौजूद होगा और बहुत डिसिप्लिन अंदाज में। ज़बरदस्त। दूसरा उसमें यह है कि ज़ाहिर है ये अशरा जो इसकी रूह है वो तो इबादत है, तो उसके लिए हमारे जो ख़तीब हैं, ख़तीब साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्केड्यूल बनाया है। नवाफिल की अदायगी इसमें जो ताक रात को तलाश करने का हुक्म है, और जब तलाश करने के लिए फिर आपको एक सही और कोशिश की ज़रूरत है, तो उसके लिए शब बेदारी, क़यामुल लैल, रातों के नवाफिल, दरस कुरान, और फिर इसमें आप जानती हैं कि जो हमारा कल्चर है यहाँ का मजहबी, उसके अंदर एक शबीने का अहतमाम होता है जी। जो ताक रात से शुरू हो जाएगा। यानी रात को रोज़ाना जैसे हरमैन शरीफैन में रोज़ाना 3 सिपारे पढ़े जाते हैं, तो उन 3 सिपारों में कुछ नवाफिल की अंदर वो उनकी तिलावत हो जाती है। तो इसका एक मकसद ये भी होता है कि अगर आप तरावी में कहीं आप कोई किसी कोताही का इर्तिकाब हो गया है और आप कुरान पाक को पूरी तरह सुनने से महरूम रहे हैं, तो इन सातों में उसका इजाला करें और इन नवाफिल में, इस शबीने में, इस क़यामुल लैल में अपनी उस कोताही को आसानी, नेकी और बुलंदी में तब्दील करें। बिल्कुल। तो ये आपके पास मौका होता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि इन रातों की कदर करें कि ये हादसात की दुनिया है, न जाने कब क्या कहाँ क्या हो जाए, तो इसको गनीमत जाने। और अल्लाह ताला ने ये दुनिया मज़रउल आखिरा, ये आखिरत की खेती है, तो इसमें ऐसे काम करें जो आखिरत में बुलंदी का बायस बने। तो इन रातों में जो ख़ास इबादत है उसको तरजीह दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मस्जिद में आके भी, खानकाह में पहुँच के भी गपशप पर ज़्यादा फोकस करके टाइम इधर उधर सर्फ कर देते हैं। तो अपनी पूरी तवज्जो, कंसंट्रेशन, इर्तिकाज़ इबादत पर रखें, खुशू व खुजू के साथ, इन्हिमाक के साथ अल्लाह को याद करें। अल्लाह इस मुल्क, खित्ते, फैमिली, इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर खैर बरकत का एहतमाम करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शो में हमारे साथ ही रहिएगा। मौसम की सूरत हाल बताने के लिए कोमल ज्वाइन करेंगे, इस वक्त बाहर मौजूद हैं। ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर का अजीब सा मौसम है। ना तो मुकम्मल तरीके से सूरजली किरणें बिखेरी और ना ही मुकम्मल तरीके से बादलों का बसेरा है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, मौसम गर्म और खुश्क महसूस किया जा रहा है। सुबह के औकात में तो अच्छी खासी गर्मी महसूस की जा रही है। इस वक्त फिर भी मौसम जो है वो कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है, चूँकि अब हवाओं ने जो है वो अपनी रफ्तार बरकरार रखना शुरू कर दी है और परिंदे भी जो हैं वो इस मौसम में अटकलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो भी तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिस जगह पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पर अच्छी खासी हरारत भी महसूस की जा रही है, लेकिन जहाँ पर हवाओं का सिलसिला है तो मौसम वहाँ पर कुछ बेहतर होने के साथ साथ जो है वो यूँ महसूस हो रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं शहर लाहौर में सूरज की किरणें मध्यम पड़ रही हैं। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई नहीं की जा रही। शहरियों को हमने देखा कि वो अपनी एहतियात बरतते हुए जा रहे हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शहर लाहौर में जिस तरह गर्मी ने शहर एकदम। ठीक है, थैंक यू कोमल, मौसम के हवाले से अपडेट किया।